Hi everyone. Today we'll be discussing three different topics. Firstly is difference between tortious liability and contractual liability. So when we say liability in torts and contract, the nature of liability is very different. अगर हम torts की बात करें तो tort में जो duties हैं वो law fix कर रहा है और अगर वो duties जो law fix कर रहा है उनका breach होता है तो वो एक tort है. Whereas contract में parties खुद अपनी duties को fix करती हैं. अगर हम देखें कॉन्ट्रैक्ट को, सो कॉन्ट्रैक्ट इज गवर्नड बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये आईपीसी की तरह कोई सेट ऑफ राइट्स, ड्यूटीज़ या पेनल्टीज जो है वो इनलिस्ट नहीं करता. रादर ये बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वो इनलिस्ट करता है, जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप कॉन्ट्रैक्ट्स को फ्रेम करोगे. अगर आप डायरेक्ट उठाकर ही देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का और आईपीसी का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो डायरेक्ट है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही कंसाइज है. इट ओनली डील्स विद दी बेसिक प्रिंसिपल्स, वो बेसिक प्रिंसिपल्स जिनको हम फॉलो करके कॉन्ट्रैक्ट को फ्रेम करेंगे. ऑलराइट, सो इसमें जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो आपको गाइड करता है बेसिकली, और आप पार्टीज जो हैं वो अपनी राइट्स और ड्यूटीज़ को खुद डिटरमाइन करती हैं. Alright, so the rights and duties are determined by parties. Whereas टॉर्ट्स के केस में जो ड्यूटीज़ हैं वो लॉ ने ऑलरेडी फिक्स कर दी है, और अगर कल को उन ड्यूटीज़ को आप ब्रीच करते हो तो वो एक आपका टॉर्ट है. पर यहाँ पे पार्टीज खुद ड्यूटीज़ को फिक्स कर रही हैं, और कल को अगर ड्यूटी ब्रीच हो रही है तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज दैट द टॉर्ट इज इन्फ्लिक्टेड अगेंस्ट द कंसेंट. अब कल को कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, ऑलराइट, कोई असॉल्ट कमिट कर रहा है, कोई कन्वर्जन कर रहा है, अब वो उसकी कंसेंट लेकर तो करेगा नहीं. अगर कंसेंट ही ले लेगा तो वो जनरल डिफेंसेस में कवर हो जाएगा, तो वो अगेंस्ट कंसेंट होता है हमेशा. वेयरएज कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी जो होती है ये कंसेंट के ऊपर फॉर्म्ड होती है. कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी अराइज कैसे होती है पहले हम ये देखते हैं. सबसे पहले तो प्रपोजल होता है, या जिसको हम ऑफर कहते हैं वो है. ये जो ऑफरर है वो ऑफरी को करेगा. ऑलराइट, ऑफरी फिर जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट करेगा. ऑलराइट, अब जब एक्सेप्ट हो गया आपका प्रपोजल तो ये बन गई आपका प्रॉमिस. प्रॉमिस आगे जाके फिर अग्रीमेंट बनेगा, और ये जो अग्रीमेंट है ये आपका आगे जाके जब इसमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आएगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. यहाँ पे वो कह रहा है कि जो अगर हम पॉइंट को देखें कि इट इज़ फाउंडेड अपॉन कंसेंट. अब ये कंसेंट का फैक्टर इस पूरे चार्ट में कहाँ आ रहा है? ये कंसेंट का फैक्टर है. जब आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो यू आर एक्चुअली कंसेंटिंग टू इट, यू आर एक्चुअली कंसेंटिंग टू दी प्रपोजल. ऑलराइट, तो यहाँ पे पार्टीज कंसेंट दे दी है पर यहाँ पे कंसेंट नहीं है. नो प्रिविटी नीडेड फाउंडेड अपॉन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी. इसको भी समझ लेते हैं. टॉर्ट्स में प्रिविटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में प्रिविटी है. अब प्रिविटी क्या है? पहले प्रिविटी मतलब ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट विल बी लायबल, नो थर्ड पार्टी विल बी लायबल फॉर एनीथिंग. वेयर एज टॉर्ट्स में तो ऐसा कुछ नहीं है. टॉर्ट एक्चुअली है क्या? इट इज़ एक्चुअली राइट विच इज़ वेस्टेड इन अ पर्सन एंड विच इज़ अवेलेबल अगेंस्ट दी वर्ल्ड. तो ये एक सिविल राइट हो सकता है, पर्सनल राइट हो सकता है, बट प्रिविटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे राइज नहीं होता. पर यहाँ पे प्रिविटी का डॉक्ट्रिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है हमारे पूरे कॉन्ट्रैक्ट लॉस का. इट इज़ वायलेशन ऑफ राइट इन रेम, इट इज़ वायलेशन ऑफ द राइट इन पर्सोनम. सबसे पहले डिफरेंस क्या है? राइट इन रेम क्या है कि आपके पास एक राइट है पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट. राइट इन पर्सोनम क्या है? आपके पास राइट है अगेंस्ट सम डिटर्मिनेट पर्सन. यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू हम देखते हैं. लेट्स सपोज टाउन ए में सिर्फ 8 लोग रहते हैं. जो इसमें ए है उसका जो राइट इन रेम है वो अगेन अवेलेबल है अगेंस्ट ऑल दीज, राइट. पर वो जो राइट है वो वेस्टेड इन ए है. राइट जो है वो वेस्टेड इन ए है बट इज अवेलेबल अगेंस्ट बी सी डी ई एफ जी एच ऑल, राइट. वेयर इज राइट इन पर्सोनम क्या है? यही राइट अगर ए के पास वेस्टेड है बट इट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट बी, सो दिस इज राइट इन पर्सोनम, दिस इज राइट इन रेम. मतलब ये वेस्टेड एक बंदे में है बट अवेलेबल है अगेंस्ट ऑल, पर ये राइट वेस्टेड एक बंदे में है और अवेलेबल भी सिर्फ एक ही बंदे के अगेंस्ट है. तो ये था डिफरेंस बिटवीन राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम. अब मोटिव तो आईपीसी में छोड़ दो आप. जो मेंसरिया है,
मेंसरिया की जो सबसे स्ट्रिक्ट कंप्लायंस है वो आईपीसी में ही है। टॉर्ट में मोटिव कई बार मतलब कई टॉर्ट्स में, कई स्पेसिफिक टॉर्ट्स में मोटिव का रेफरेंस होता है, पर कईयों में नहीं भी होता। और कॉन्ट्रैक्ट में तो मोटिव का कोई इट इज़ मोस्ट इमटेरियल थिंग इन कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ऑलरेडी सब कुछ कंसेंट के साथ हो रहा है, ऑलरेडी सब कुछ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी में पे बेस्ड है, तो कंसेंट की तो कोई, मोटिव की तो कोई बात ही नहीं आती। अब जो टॉर्ट है वो अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी हो सकता है और अगेंस्ट पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट टॉर्ट है, प्रॉपर्टी का नुकसान है, तो जनरली आप उसमें मॉनेटरी कॉम्पनसेशन जो है वो दे देते हो। पर अगर टॉर्ट पर्सन के अगेंस्ट है तो वहाँ पे लाइक अगर आपका करेक्टर या कोई फीलिंग आपकी हार्म्ड है, मोस्टली डेफेमेशन का आप केस देख लो, तो इस केस में एग्जाम्पलरी डैमेजेस जो है वो अवॉर्ड किए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के केस में डैमेजेस यहाँ पे भी कॉम्पनसेशन ही होती है, बट बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में यहाँ पे भी एग्जाम्पलरी डैमेज दिए जाते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, अगर आपका ए और बी के बीच में प्रॉमिस ऑफ मैरिज था, कल को ए ने ब्रीच कर दिया उस प्रॉमिस का, तो ये जो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज होगा, इसकी ग्रेविटी इतनी हाई है कि कोर्ट्स एग्जाम्पलरी डैमेजेस जो है वो ग्रांट कर देते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो सू कर सकती है टॉर्ट्स के केस में, पर यहाँ पे स्ट्रेंजर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के केस में सू नहीं कर सकते। इसको भी समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले जानना कि पार्टीज का क्या सीन है यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट देखो, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब ए ने प्रपोजल दिया, बी ने एक्सेप्ट किया, प्रॉमिस बना, अग्रीमेंट बनी, कॉन्ट्रैक्ट बना। तो यहाँ पे ना क्या होता है कि सिर्फ ये पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे को सू कर सकती है, क्योंकि ये राइट इन पर्सोनम है इन द एंड ऑफ द डे। बट राइट इन रेम के केस में क्या है कि एक बंदे के पास राइट है विच इज़ अवेलेबल अगेंस्ट ऑल, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी भी सू कर सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि वो राइट इन रेम है, ये राइट इन पर्सोनम है। नेक्स्ट अपना पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस अवॉर्ड होते हैं टॉर्ट्स के केस में। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है, इसकी एग्जांपल देती हूँ। मेरे घर के पास लाउड स्पीकर पे 12 बजे रात को कोई किसी ने सॉन्ग्स लगाए हुए थे, दैट इज़ कॉजिंग न्यूसेंस टू मी बिकॉज अगले दिन मेरा एग्ज़ाम है। अब यहाँ पे मेरे को पहले तो पता नहीं था कि ये सब होने वाला है, तो कैसे मैं लिक्विडेट करती, कैसे मैं उसको प्री डिटरमाइन करती, तो इसलिए यहाँ पे डैमेजेस जनरली अनलिक्विडेटेड है। ए ने बी के ऊपर असॉल्ट कमिट किया। अब बी को सपना तो आया नहीं था कि ए ने असॉल्ट कमिट करना है, तो पहले डिटरमाइन कर लेते हैं कि क्या डैमेजेस है। तो इस सिनेरियो में भी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो हैं उनको हम विजुलाइज ही नहीं कर सकते, उनको डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। वहाँ पे क्वांटम ऑफ लॉस को प्री डिटरमाइन आप नहीं कर सकते, तो यहाँ पे डैमेजेस जो कोर्ट्स देती हैं वो अनलिक्विडेटेड है। बट कॉन्ट्रैक्ट केस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट केस में क्या है, जब ए और बी के बीच में अग्रीमेंट हो रही है, तो वो जो अग्रीमेंट है उसमें लिखा होगा कि इफ़ एनी पार्टी ब्रीचेस कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ पे बकायदा जो कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम होता है उसमें लायबिलिटी क्लॉज होता है, और कई बार कॉम्पनसेशन देनी पड़ती है आपको फॉर डैमेजेस, कई बार आपकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होती है अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये अपना आ गया कि प्लेंटिफ यहाँ पे डैमेजेस लिक्विडेटेड और एक्चुअल होते हैं इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेयर इट इज अनलिक्विडेटेड इन केस ऑफ टॉर्ट्स। अब लिमिटेशन पीरियड जो है वो कब से स्टार्ट होगा, सबसे इजी एग्जांपल, वही रात को 12 बजे न्यूसेंस, लाउड स्पीकर, म्यूज़िक। अब मेरे कान का पर्दा फट गया, अब मेरा कान का पर्दा जो है वो 1 बजे फटा, 1 घंटा लगातार म्यूज़िक सुन के 1 जनवरी 2024। तो यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। वेयरएज यहाँ पे जैसे ही आप ऑब्लिगेशन ब्रीच करोगे, कॉन्ट्रैक्ट के केस में ए और बी के बीच में ऑब्लिगेशन थी, कॉन्ट्रैक्ट था, ए ने ऑब्लिगेशन जैसे ही ब्रीच की वैसे ही लिमिटेशन पीरियड आपका स्टार्ट हो जाता है। अब आते हैं हम टॉर्ट और क्राइम के बीच में क्या डिफरेंस है। अब टॉर्ट क्या है, इट इज़ अ राइट विच इज़ वेस्टेड इन वन पर्सन अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड। अब ये वेस्टेड इन वन पर्सन है क्योंकि हम वहाँ पे हाईलाइट ही ये बात कर रहे हैं कि इट इज़ वेस्टेड इन वन पर्सन, राइट। सो इट इज़ अ प्राइवेट और अ सिविल राइट, वेयर एज क्राइम इज़ अ पब्लिक राइट। जो मर्डर है उसके लिए प्रोटेक्शन पूरी सोसाइटी को चाहिए। अगर एक मर्डर होता है एक इलाके में तो पूरा इलाका जो है वो सहम जाता है। टॉर्ट के केस में हमने पढ़ा है कॉम्पनसेशन या ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पलरी डैमेज मिल जाता है। क्राइम के केस में इट कुड बी आइदर इम्प्रिजनमेंट और कॉम्पनसेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कुड ऑल्सो बी देयर। अब
टॉर्ट के केस में इंजर्ड पार्टी जो है वो एक्शन लेके आती है, पर यहाँ पे स्टेट, अब आईपीसी जब हम पढ़ेंगे आगे, यहाँ आपने पहले पढ़ी हुई है, तो वहाँ पे स्टेट जो है वो एक्शन लेके आता है क्राइम के केस में। पर अगर हम टॉर्ट्स की बात करें तो टॉर्ट्स क्या है, राइट वेस्टेड इन 1%, वो पूरा जो राइट इन रेम है ना उसी का कॉन्सेप्ट चलना है कि वो वेस्टेड इन 1% है, क्योंकि स्पेसिफिकली 1% में वो वेस्टेड है, तो वही जो है वो सूट फाइल करेगा, राइट पार्टी वही जो है वो सूट फाइल करेगी। इसके बाद टॉर्ट्स की अगर हम बात करें तो एक प्राइवेट रॉन्ग है, तो उनकी सीरियसनेस थोड़ी कम है, कन्वर्जन, बैटरी, असॉल्ट, वेयर एज यहाँ पे ये पब्लिक रॉन्ग है, इसकी सीरियसनेस ज़्यादा है, मर्डर, डिकॉइटी, फॉर्जरी, रॉबरी। यहाँ पे अगेन प्राइवेट या सिविल रॉन्ग, यहाँ पे अगेंस्ट दी स्टेट। टॉर्ट्स हमारे कॉमन लॉ सिस्टम अनकोडिफाइड, आईपीसी तो कोडिफाइड है, तो हमारे क्रिमिनल लॉज तो सारे कोडिफाइड हैं, चाहे वो लोकल एंड स्पेशल लॉज हो, चाहे वो हमारी बाकी प्रोसीजर लॉज हो। इंटेंशन अगेन इट लाइक यहाँ पे आई कांट से कि बिल्कुल ही इंटेंशन नहीं मैटर करती टॉर्ट्स में, इट कुड मैटर समटाइम्स एंड समटाइम्स इट कुड नॉट मैटर, वेयर एज इंटेंशन मैटर्स इन आईपीसी। तो मतलब जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है उसका सबसे बड़ा एलिमेंट ही मेंशन है। एग्जाम्पल दिए, डिटेंशन होगा, कन्वर्जन होगा, डिकॉइटी, मर्डर या फॉर्जरी। अब सिमिलैरिटी क्या है, कई बार क्या होता है कि सेम सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस होते हैं, राइट सेम सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस कई बार टॉर्ट भी हो जाते हैं और कई बार वो क्राइम भी हो जाते हैं, जैसे असॉल्ट, बैटरी, ठीक है, आप देख लीजिए न्यूसेंस देख लीजिए, या उसके अलावा आप डेफेमेशन देख लो, तो सर्कमस्टांसेस सेम है, वो टॉर्ट में भी कवर हो जाता है, वो क्राइम में भी कवर हो जाता है। अब डेफिनेशन पर डिफरेंट है, जब हम क्राइम में वही डेफिनेशन पढ़ेंगे, किसी भी असॉल्ट की ले लो, तो वहाँ पे हम पूरी सोसाइटी के ऊपर जो इफेक्ट आएगा उस चीज़ का, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो पढ़ते हैं और उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको फ्रेम किया है। वेयरएज़ टॉर्ट के केस में हम एक पर्टिकुलर बंदे की बॉडीली सेफ्टी पे फोकस करते हैं, तो ये बहुत ही एक डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है टॉर्ट और क्राइम का, कि कई बार सेम सेट ऑफ डेफिनेशन है, पर टॉर्ट्स के केस में ना हम बॉडीली सेफ्टी जो है, एक पर्सन की बॉडीली सेफ्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, पर क्राइम के केस में एट द सेम टाइम हम पूरी सोशल हार्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट जो है हमारा इसमें कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोसिक्यूशन भी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, अगेन टॉर्ट्स में तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉम्पनसेशन, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पलरी डैमेज दे दो, बट क्राइम में इट कुड बी इम्प्रिजनमेंट, इट कुड बी फाइन। नेक्स्ट जो है वो विनफील्ड आपको 2 थियरीज देता है जो कि प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। एक प्रिंसिपल कहता है कि क्या वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, और एक कहता है कि क्या वो लॉ ऑफ टॉर्ट है। अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स है कि टॉर्ट है, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको दोनों डेफिनेशंस का जो क्रक्स है वो पता होना चाहिए। अब जो विनफील्ड की थ्योरीज हैं उनको भी हम पढ़ लेते हैं। एक थ्योरी हमारी कहती है कि देखें, अगर आपने एक एक्ट कमिट किया है, ऑलराइट, और अगर वो जस्टिफाई हो रहा है एक्ट किसी लॉ के अंडर, तो वो टॉर्ट्स नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे ए ने बी को स्लैप किया, थप्पड़ मारा, ठीक है। अब अगर ए जस्टिफाई कर दे किसी भी लॉ में, किसी भी रेगुलेशन में, किसी भी प्रेसिडेंट में, एट्सेट्रा, अगर वो जस्टिफाई, कीवर्ड है यहाँ पे जस्टिफाई, अगर वो जस्टिफाई कर दे तो ये टॉर्ट नहीं है। वेयर एज अगर वो अनजस्टिफाइड रहे, अगर उसका एक्ट स्लैप करने का अनजस्टिफाइड रहे, तो वो टॉर्ट है, ठीक है। दूसरी थ्योरी क्या कहती है कि देखो बहुत सारे पिजन होल्स हैं, और ये सारे पिजन होल्स का कोई ना कोई टाइटल है, जैसे कोई कन्वर्जन है, कोई असॉल्ट है, कोई बैटरी है, ठीक है, ठीक है, कोई आपका डेफमेशन है, कोई आपका न्यूसेंस है, कोई आपका नेग्लिजेंस है। तो ये पिजन होल्स की अलग अलग टाइटल्स हैं। ए ने बी को स्लैप किया अगेन, अगर बी ये एक्ट को किसी ना किसी पिजन होल में फिट कर दे, अगर उसके एक्ट को किसी ना किसी पिजन होल में फिट कर दे, तो वो टॉर्ट है, और अगर वो पिजन होल में फिट ना कर पाए तो वो टॉर्ट नहीं है। तो ये तो मेन क्रक्स था हमारी थ्योरी का। अब एक बार हम इसको नोट से पढ़ लेते हैं, नोट से और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ऑल इंजरीज डन बाय वन पर्सन टू अदर
आर टॉट्स अनलेस देयर इज सम जस्टिफिकेशन। वही बात, अगर ए जस्टिफाई कर देता है कि मेरा थप्पड़ जस्टिफाइड है किसी लॉ, किसी प्रेसिडेंट, किसी रेगुलेशन एक्सेट्रा के अंडर, तो वो टॉट नहीं है। पर अगर वो अनजस्टिफाइड रह जाए तो वो टॉट है। यहाँ पे क्या है, दे आर डेफिनाइट नंबर ऑफ टॉट्स, मतलब पिजन होल्स कुछ डेफिनाइट नंबर के हैं, और अगर आप उसमें फिट कर पाओगे तो लायबिलिटी ऑफ टॉट है, अगर आप फिट नहीं कर पा रहे तो लायबिलिटी ऑफ टॉट नहीं है। अब इसको और थोड़ा डिटेल में अगर हम पढ़ें, इफ़ वी डेल्व इन टू लिटिल बिट फर्दर, सो ऑल अनजस्टिफाइबल हार्म्स आर टॉट्स। बताइए मैंने कि अगर वो जस्टिफाई कर पाता है ए अपने थप्पड़ को तो वो टॉट नहीं है, अगर नहीं कर पा रहा अनजस्टिफाइड है तो वो टॉट है। ऑल राइट, कोर्ट्स जो है ना इस हिसाब से न्यू टॉट्स भी क्रिएट कर सकती है ना, मतलब कुछ चीज़ जस्टिफाइड नहीं है किसी लॉ में तो कोर्ट विल से ओके दिस इज अ टॉट, यू विल बी हेल्ड लायबल। ये कहता है कि वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। बी को थप्पड़ बजा है, ठीक है, उसका राइट था टू बी, अगर किसी लॉ में लिखा है कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है आपने ऐसे किसी एक्ट के अगेंस्ट, तो उसका राइट है तो रेमेडी भी मिलेगी। तो ये उस प्रिंसिपल को भी आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। अब विनफील्ड और पोलैक जो है, ये दो ज्यूरिस्ट जो है वो इस थियरी को सपोर्ट करते हैं। एक केस लॉ भी है हमारे पास स्किनर वर्सेस शॉ का। स्किनर वर्सेस शॉ के केस में वो क्या कह रहे हैं कि देखो, ए ने बी को थप्पड़ मारा, इट कुड बी इंटेंशनल, इट कुड बी अनइंटेंशनल, बट कॉज ऑफ एक्शन तभी अराइज होगा अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, अगर ए जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। अगर ए जस्टिफाई कर पा रहा है इट विल नॉट बी अ टॉट। ये जो थ्योरी है पोलैक की, विनफील्ड की, ये थ्योरी को हम कहते हैं लॉ ऑफ टॉट। ये प्लूरल नहीं, सिंगुलर वाला टॉट। अब इंडिया में ना ये फॉलो करते हैं। अब क्यों फॉलो करते हैं ये हम बाद में देखते हैं, पहले आप आ जाओ दूसरी साइड पे जो कि है लॉ ऑफ टॉट्स या पिजन होल थ्योरी। पिजन होल कहते हैं कि हर पिजन होल को हम लेबल करते हैं एक स्पेसिफिक टॉट के साथ, जैसे मैंने वहाँ पे पिजन होल्स बनाए थे। और अगर प्लेंटिफ अपने उस रॉन्ग को प्लेस कर पा रहा है किसी भी पिजन होल में तो वो सक्सीड कर लेगा। अगर आप फिट नहीं कर पा रहे अपने रॉन्ग को किसी पिजन होल में तो डिफेंडेंट की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। इसमें भी एक हमारे पास केस है एलन वर्सेस फ्लड का। नाउ एलन वर्सेस फ्लड के केस में क्या था कि पी को प्रूव करना था एक पर्टिकुलर टॉट, पी को प्रूव करना था एक पर्टिकुलर टॉट, और कैसे प्रूव करेगा, अगर वो उसको किसी पिजन होल में प्लेस कर देगा। पिछले वाले केस में एक प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी थी कि अगर जस्टिफाइड नहीं है तो वो टॉट है। यहाँ पे कोई प्रिंसिपल नहीं है ऐसा, यहाँ पे पिजन होल है, मतलब एक टाइटल्ड टॉट है, अगर आप उसमें फॉलो इन करवा पा रहे हो उसकी एम्बिट में तो वो टॉट है, नहीं तो नहीं है। सैलमन इस थियरी को सपोर्ट करते हैं। जो जेंक्स और ग्लैनविल हैं ये कह रहे हैं कि देखो, हम कह रहे हैं पिजन होल है, ठीक है, लेट्स सपोज 1800 के बाद कोई नया टॉट बना ही नहीं है। 1800 AD में देयर वर 80 टॉट्स, लेट्स टेक इट एज एन एग्जाम्पल। अगर 1800 में 80 टॉट्स थे और आज 2024 है, क्या हम नए पिजन होल्स बना सकते हैं, क्या हम नए टॉट्स बना सकते हैं? कहता है ग्लैनविल सेज कि येस यू कुड ऐड दैट बट ओनली इफ दोज आर सब्सटेंशियली सिमिलर टू टॉट्स ऑलरेडी रिकॉग्नाइज। ठीक है, मतलब असॉल्ट है तो थोड़ा ग्रीवियस नेचर का असॉल्ट भी हम उसका टॉट एक बना सकते हैं क्योंकि इट इज सब्सटेंशियली सिमिलर टू अ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टॉट। बट इसमें इनोवेशन तो है ही नहीं। कल को हम एक नया टॉट आए तो इसको कहाँ फिट इन करेंगे, तो वो इनोवेशन को वो लैक कर रहा है। क्योंकि ये इनोवेशन को लैक कर रहा है तो ये टाइम का टेस्ट जो है वो फेल कर जाएगा। क्योंकि देखो 1800 के सर्कमस्टांसेस, 1800s के सर्कमस्टांसेस और 2000s के सर्कमस्टांसेस बहुत डिफरेंस होंगे, चेंज आएगा टाइम में। इवन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑल्सो कांट बी सस्टेन्ड फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इस केस में ये फ्यूचर ओरिएंटेड फ्यूचरिस्टिक जो थॉट है वो नहीं है, ये बहुत ही एक नैरो और बहुत ही इम्प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसके हिसाब से वी कैन कंक्लूड कि ये टाइम का टेस्ट फेल कर जाएगा। दूसरी तरफ आओ, अगर आप ये जो चीज़ है कि देखो अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे इसका मतलब आपके पास कोई डिफेंस नहीं है, मतलब सच में आपने कुछ गलत किया है। तो ये तो एक बहुत ही, अगर हम देखें तो ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चल रहा है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सबके हिसाब से आप चल रहे हो। तो मतलब देखने में चाहिए प्रिंसिपल बहुत ही प्रिमिटिव था कि ठीक है अनजस्टिफाइएबल टॉट, बट एक्चुअल में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी टाइम के टेस्ट को पास कर जाएगी। अब सोसाइटी भी हमारी ग्रो हो रही है, कल्चर भी हमारे डिफाइन हो रहे हैं, आजकल हम एक लिबरल अप्रोच रख रहे हैं, मोरालिटी भी चेंज हो रही है।
तो इसलिए इसके चलते ये वाला प्रिंसिपल ही इंडिया फॉलो करता है। क्यों आपको फॉलो करता है, ये जयलक्ष्मी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में कहा है, उसको हम प्रूव करते हैं कि क्यों हम इसको फॉलो कर रहे हैं। देखो, चेंजिंग मोरालिटी तो हमने सुना ही है कि टाइम के साथ आपकी मोरालिटी भी चेंज होती है। सबसे बड़ी एग्जांपल अडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज करना, आपका LGBTQ+ का जो आपका जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, नवतेज सिंह जौहर, आप प्राइवेसी की जजमेंट देख लीजिए, ट्रिपल तलाक देख लीजिए। तो ये जो सारे चेंजेस हैं जो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, ये एक्चुअली चेंजिंग मोरालिटी तो है। अब टाइम के साथ लॉज को, मोरालिटी को चेंज होना पड़ता है। अगर लॉज और मोरालिटी टाइम के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे, फ्लो नहीं करेंगे, तो स्टैग्नेंटेशन आ जाएगी। और ये जो स्टैग्नेंटेशन है ना, ये इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर दी, ये हार्म कर जाएगी बहुत बड़ा सोसाइटी को। और जो आपकी सोसाइटी है वो बैकवर्ड ट्रेंड में चली जाएगी, वो एक बैकवर्ड ट्रेंड में चली जाएगी। तो इसलिए दे से कि जो पहली वाली थ्योरी है कि आप क्योंकि देखो, जो जस्टिफिकेशन वर्ड है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल वर्ड है। क्योंकि जो जस्टिफिकेशन वर्ड है ये बात कर रहा है दो चीज़ों की। आपने चेक करना है कि किसी लॉ की डिफेंस में आपका एक्ट कवर ना हो जाए, लॉ की डिफेंस में कवर हो रहा है आपका एक्ट कि नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी एक इन्होंने चाबी दे दी है आपको कि अगर आप किसी लॉ में, किसी जजमेंट में, ठीक है, किसी रूल्स में अगर आप डिफेंस लेके आ पा रहे हो तो देयर इज़ नो टॉट, देयर इज़ नो टॉट। पर अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, तो मतलब इट इज़ प्रूविंग 100%, इट इज़ प्रूविंग 100% दैट टॉट एग्जिस्ट करता है।